प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के विशेष संदर्भ में मुगल सैन्य प्रणाली। मित्रों, इसमें हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मुगल सैन्य प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे जब राज्य में स्थायित्व आ गया, जैसे अकबर के काल का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने जिस सैन्य प्रणाली का प्रयोग किया था, जिन जिन रणनीतियों का प्रयोग किया था, जो सेनाएं होती थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों के सिलेबस के अनुसार आपको जो पढ़ना है वो तो यही पढ़ना है कि मुगल 1526 के युद्ध के संदर्भ में, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के संदर्भ में आपको मुगल सैन्य प्रणाली पढ़ना है। लेकिन क्या पता आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया जाए, हो सकता है पूरा पूछ लिया जाए, मनसबदारी प्रथा पूछ लिया जाए, जबकि उस समय नहीं था। तो इसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम आपको जो है संपूर्ण जो है मुगल काल की सैन्य प्रणाली पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो है बाबर की युद्ध कला पानीपत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यह है मित्रों कि आपसे प्रश्न में किस तरह से पूछ लिया जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम दोनों रूपों में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद, यानी इब्राहिम लोदी को हराकर तब उसने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना। लेकिन उस समय जो है बाबर के मुगल साम्राज्य में स्थायित्व नहीं था। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, खानवा का युद्ध जीता, लेकिन स्थायित्व नहीं था। हुमायूं को उसने बनाया, लेकिन हुमायूं को भी शीघ्र ही शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया। उसको भी आने में समय लगा, यानी ना तो बाबर के राज्य में बहुत अस्थायित्व था और ना ही हुमायूं के राज्य में। जो भी राज्य अस्थायित्व आया वो अकबर के राज्य में अस्थायित्व आया, यानी अकबर जब राजा बना तो उसके बाद ही दिल्ली में अस्थायित्व आया, यानी मुगल साम्राज्य में अस्थायित्व आया। क्योंकि उसके पहले ना हुमायूं हमेशा जो है उसकी स्थिति जो है डामाडोल ही रही। बाबर कम समय में ही वीरगति मर गया था। तो जो भी, इसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले वो चीजें पढ़ेंगे जो मुगल सैन्य प्रणाली में विद्यमान था। बाकी बाद में हम लोग पढ़ेंगे बाबर की किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मुगल सैन्य प्रणाली, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। ये कुछ परिचय है या कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप लोगों को आना चाहिए। बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के उस समय के सम्राट इब्राहिम लोदी को पराजित करके, और भारत की धरती पर कुछ पहली बार आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था, जो कि बाबर ने किया था। भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था, जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं और इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते भी हैं। और उस समय पानीपत एवं खानवा का युद्ध, दोनों में बाबर ने जिस रणनीति का प्रयोग किया था वो है तुलगमा रणनीति, जिसे कहते हैं तुलगमा समरतंत्र। ठीक है, तुलगमा रणनीति जो है बाबर ने उज्बेकिस्तान में उज्बेकों से सीखा था। बाबर स्वयं भी एक कुशल तोपची था। उसने तोप की विशेषताएं अली, कुली एवं मुस्तफा से सीखा, जो कि बाबर के ही तोपची भी थे। हिंदुस्तान को जीतने में बाबर सफल हुआ, तो इस जीत के प्रमुख साधन उसका तोपखाना था। तुलगमा रणनीति हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या उनको किस प्रकार ये रणनीति लड़ी जाती है। तो तुलगमा रणनीति क्या होता है? इस पद्धति में शत्रु सेना के दाएं एवं बाएं भागों का चक्कर लगाकर शत्रु पक्ष के पीछे की ओर से आक्रमण किया जाता है। वैसे तुलगमा नीति को बोला जाता है टर्निंग पार्टी या उसे तुलगमा दल बोला जाता है, जो कि दाएं और बाएं का चक्कर, यानी जब सेना जो है आपस में युद्धरत रहे तो दो दाएं जो टर्निंग दल होते हैं दाएं और बाएं के, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट टर्निंग पार्टी, राइट टर्निंग पार्टी, यानी दायां तुलगमा दल और बायां तुलगमा दल, ये दोनों जो है काफी लंबा चक्कर काट कर जाकर शत्रु के पीछे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर शत्रु यहाँ पर लड़ रहे हैं तो ये जो है ये पार्टियां जो है ऐसे घूमकर इतनी दूर से आएंगी तो युद्धरत सेनाएं जो है उधर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, और तब जो है ध्यान होगा जब ये पीछे पहुंच जाएंगे। तो यही होता है तुलगमा रणनीति कि शत्रु पक्ष की सेना के दाएं एवं बाएं भागकर दूर से होते हुए चक्कर मारकर जस्ट शत्रु के पीछे पहुंचकर वहां से आक्रमण करना, इसे कहते हैं तुलगमा रणनीति। ठीक है, उम्मीद करता हूं मित्रों समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मुगल काल का सैन्य संगठन। मुगल काल का सैन्य संगठन देखा जाए तो ये मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी।
मंफबदारी प्रथा या मंफबदार क्या होते हैं? जो फेना के जो छोटे छोटे जमींदार जागीरदार होते थे, उनके पास जमीनें होती, तो वैसे फेनाओं की संख्या के आधार पर सैन्य अधिकारियों को मंफबदार कहा जाता था, जो कि राजपूतों की जागीरदारी प्रथा पर आधारित थी। मंफबदारी पद्धति का प्रारंभ अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। अकबर ने अपने अधीन कुछ फेना एवं कुछ राजाओं की फेना को रखा, जबकि अकबर विशाल फेना रखने के पक्ष में नहीं था। अर्थात जो छोटे छोटे यानी मंफबदारों में अधिकारी वर्ग भी हो सकता था, सामंती राजा भी हो सकते थे, राजा भी हो सकते थे, जो कि अपनी अपने सैन्य क्षमता उनको दे दिया गया था कि इतनी सेनाएं आपको रखना है, और वही मंफबदार कहलाते थे। मंफबदार क्या होते थे? पहले आप देख सकते हैं, मंफबदार पानीपत 1526 एवं खानवा 1527 के युद्धों में नहीं होते थे, क्योंकि जैसे हमने आपको बता दिया कि मंफबदारी प्रथा का प्रारंभ कौन किया था? अकबर ने किया था। तो मित्रों, अकबर के समय में ही मंफबदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ और अकबर ने ही इसका गठन किया था। ठीक है, अकबर ही मंफबदारी प्रथा का जन्मदाता था। इसीलिए उसके पहले चाहे हुमायूं का काल हो, हुमायूं के काल में अस्थायित्व तो नहीं था, ठीक है, सब लोग जानते हैं। बाबर के काल में लड़ाई हुई, बाबर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा फिलहाल, लेकिन 2 युद्धों में इसने जो है सफलता प्राप्त की थी। दो क्या, कई युद्ध लड़े थे। ठीक, चलिए अब ये देख लेते हैं मंफबदार क्या होते हैं। ये जो है मुगल काल में सेना के उच्च पद प्राप्त सैन्य अधिकारी होते थे, इन्हें मंफबदार कहा जाता था। और मंफबदारों की सैन्य संख्या जो है 10 से 10,000 सैनिकों तक के मंफबदार होते थे, अर्थात 10 सैनिकों का अधिकारी वो भी मंफबदार कहलाता था, एक 10,000 सैनिकों का अधिकारी वो भी मंफबदार कहलाता था। बाद में अकबर ने इसे 12,000 तक बढ़ा दिया था। ठीक, प्रारंभ में 5,000, बाद में 7,000 के ऊपर के मंफबदार जो होते थे वो शाही परिवार का ही कोई सदस्य रखा जाता था, यानी जो बड़े मंफबदार होते थे वे अपने राज परिवार का ही कोई व्यक्ति होता था, ताकि विशेष प्रकार का कोई खतरा ना हो। मंफबदार जो है राज्य के अधिकारी भी हो सकते हैं, जागीरदार भी हो सकते हैं और सामंत भी हो सकते हैं। ठीक है, मंफबदारों की संख्या जो है इस प्रकार है। अकबर के समय में 33 मंफबदार थे, जहांगीर के समय में 34, शाहजहां के समय में 25 और औरंगजेब के समय में 27 मंफबदार थे। ठीक है, अब देखा जाए तो प्रारंभ में मंफबदार को अपनी सैन्य संख्या के बराबर घुड़सवार रखना पड़ता था, बाद में इसमें कुछ छूट दे दी गई, यानी 10,000 अगर मंफबदार का अगर कोई मंफबदार है तो उसे 10,000 घुड़सवार सैनिकों को रखना ही रखना है। 5,000 का है तो 5,000 उसको रखना है, यानी उसमें कमी नहीं हो सकती। लेकिन बाद में अकबर ने इसमें कुछ छूट दे दिया था। मंफबदार जो है अपने द्वारा निर्धारित सैनिकों के अतिरिक्त घुड़सवार, बैलगाड़ी एवं हाथियां भी रखता था, यानी अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, राजा की निगाह में अपना सम्मान पाने के लिए ये अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ा लेता था। ठीक, घुड़सवार हो जाते थे, बैलगाड़ी हो गई, हाथियों को भी रखता था। अब देख सकते हैं मंफबदार के घुड़सवार जो होते थे 2 प्रकार के होते थे, क्योंकि मंफबदारी सेना के अंतर्गत केवल घुड़सवारों को रखने की बात है, यानी मंफबदारी केवल जो है घुड़सवार सेना से संबंधित है। ठीक, इसमें होता था जात, पहला नंबर है जो घुड़सवार होते थे वो होते हैं जात, और दूसरा है सवार। जात जो होते थे मंफबदारों द्वारा निर्धारित घुड़सवार संख्या वो जात कहलाते थे, यानी जितना सैनिक रखना है उन्हें अपने अधिकार में मंफबदारों को, वे सैनिक जो होते थे जात कहलाते थे। और दूसरा है सवार, यानी अतिरिक्त घुड़सवार जो है अगर है मंफबदारों के पास तो उन्हें जो है सवार कहा जाता था, क्योंकि मंफबदार जो है अधिक सम्मान पाने के लिए अधिक घुड़सवार अपने साथ में रखते थे। इससे उनकी जो है श्रेणियां निर्धारित होती थी कि कौन किस क्वालिटी का है। अब देखते हैं मंफबदारों को 3 श्रेणियां बनाई गई थी। मित्रों, मंफबदार जैसे होते थे, आपको एक बार फिर समझा देते हैं कि मंफबदार जो है अगर 10,000 ही मंफबदार हैं तो वे 10,000 घुड़सवारों को तो अपने पास रखेंगे ही, उसके साथ में अगर उनकी इच्छा है राजा साहब से सम्मान ज़्यादा प्राप्त करना है तो अपने खर्चे और बजट के अनुसार उसमें मंफब को बढ़ा लेते थे। कोई 10,000 है तो 10,000 अधिक रख लेता था, कोई 5,000 अधिक रख लेता था, कोई जो है और कम रख लेता था, कोई भाई अपना उतना जितना है उतना ही रखते थे। तो इसको देख सकते हैं, और इसी क्वालिटी के अनुसार मंफबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था।
यानी मंफबदारों की श्रेणी में 3 श्रेणियां होती थी। पहला नंबर है उच्च कोटि के मंफबदार वो होते थे जो जात एवं सवार सैनिकों की संख्या बराबर रखने वाले मंफबदार होते थे। अर्थात अगर किसी को 1000 का मंफबदारी मिली है तो 1000 अगर वो अतिरिक्त रखता है, यानी 2000 सेना होती थी, 1000 जात और 1000 सवार घुड़सवार, तो वो जो है प्रथम श्रेणी के मंफबदार होते थे। आप समझ गए होंगे मित्रों, मंफबदारों की श्रेणियां अधिक सम्मान पाने के लिए मंफबदार करते क्या थे कि जैसे उनको जितने की मंफबदारी प्राप्त होती थी उतने उससे कुछ ज्यादा सैनिक रखते थे अपने पास। अब उसमें कितने ज्यादा सैनिक जो रखते थे उनकी श्रेणियां उसी के द्वारा निर्धारित की जाती थी। आप देख सकते हैं कि मंफबदार में पहला नंबर में वो आते थे जो अपने द्वारा निर्धारित घुड़सवारों के अतिरिक्त उतने ही घुड़सवार और रखते थे। यानी 5000, अगर 5000 का मंफबदार है तो 5000 जात जो कि मुख्य सेना होती थी मंफबदारी, और 5000 अतिरिक्त सवार जो कि अतिरिक्त होते थे। ठीक, यानी जात एवं सवार सैनिकों की संख्या बराबर रखने वाले मंफबदार प्रथम श्रेणी के मंफबदार होते थे। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के मंफबदार कौन होते थे? सवार की संख्या जात की आधी। भाई जो जात है उनको तो उतना रखना ही रखना है। मान के चलिए 5000 सैनिकों के मंफबदार हैं तो 5000 मुख्य सैनिक रख लेंगे, जात जिसे कहा जाता है। उसके बाद उनकी संख्या आधी यानी 2500, यानी 7500 सैनिक है। अगर 5000 का मंफबदार अगर 7500 सैनिक रखता है तो वो द्वितीय श्रेणी में आता है। तृतीय श्रेणी में सवार की संख्या जात की आधी से कम रखने वाले मंफबदार, अर्थात भाई जितनी संख्या मंफब निश्चित है वो तो रखेंगे ही, अब बाकी जो है अन्य जो अतिरिक्त घुड़सवार होंगे जिन्हें सवार कहा जाता है उनकी संख्या आधी से कम हो तो तृतीय श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आपको हम उदाहरण के तौर पर एक बार फिर से समझा देते हैं मित्रों, हो सकता है आपको ये कम समझ में आया हो कि प्रथम श्रेणी के मंफबदार वो होते थे जो अपने द्वारा निर्धारित सैनिकों के बराबर अतिरिक्त घुड़सवार अलग से रखते थे, वो प्रथम श्रेणी में आते थे। यानी 10,000 सैनिकों घुड़सवारों का जो मंफबदार होता था वो 10,000 मंफबदारी घुड़सवार प्लस 10,000 अतिरिक्त घुड़सवार है। ठीक, यानी 20,000 रखते थे तो प्रथम श्रेणी में आते थे। दूसरी में अगर 10,000 अपने द्वारा निर्धारित है तो उससे आधा यानी 5,000, 15,000 सैनिक रखते थे 10,000 वाले, वो द्वितीय श्रेणी में आते थे। और तीसरे नंबर में 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा और 15,000 से कम, तो ये तृतीय श्रेणी में आते थे। ठीक है, इसमें सिर्फ यही इतना जो है आपको याद रखना है, यही इतना आपको समझना है कि मंफबदार अपने सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए अपने द्वारा निर्धारित घुड़सवार भी रखते थे, उसके अतिरिक्त जो है जो घुड़सवार रखते थे उससे उनकी क्वालिटी निर्धारित की जाती थी, श्रेणी निर्धारित की जाती थी। ठीक है, चलिए मित्रों, ये उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ने में उबने लगेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है, चलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं, मुगल सेना यानी अकबर के बाद किस प्रकार की मुगल सेना थी। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाबर ने पानीपत का युद्ध भी पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत जो है हम पढ़ लेंगे कि बाबर के पास सैन्य संगठन उस समय क्या था जब उसने पानीपत पर का युद्ध लड़ा था, यानी इब्राहिम लोदी पर जब उसने आक्रमण किया था। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।